फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। आज हम बात कर रहे होंगे कैलकुलम स्टडीज करके आपका जो पेपर है उस पेपर के, और एक आपका ये लास्ट एग्ज़ाम भी है। आई होप आपके जो अदर 5 एग्ज़ाम हैं वो बहुत अच्छे गए होंगे। तो उसी के क्रम में हम आपके ये लास्ट पेपर की आपकी तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें हम यूनिट बाय यूनिट कवर कर रहे होंगे आपके सारे टॉपिक को, और जो भी टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा उसको भी मैं मेंशन करते चलूँगी। तो आप लोग नोट करते रहिएगा कि हाँ ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया है। मैंने जो है पिछली बार ये सारे पेपर्स बनाए थे, मैंने प्रीवियस ईयर देख करके सारे जितने भी प्रीवियस ईयर में आपके आए हुए क्वेश्चन थे उन सब से निचोड़ निकाल करके आपको एटलीस्ट लगभग 20 टॉपिक मैंने दे रखा है। उसमें से मैंने कुछ टॉपिक को छोड़ भी दिया है, ठीक है। जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा मैंने ऐसे कुछ 20 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। अगर आप उस पर कम से कम 15 क्वेश्चनों पर भी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो भी आपका एग्ज़ाम बेहतर निकल जाएगा। तो आपको कोशिश करनी है कि आप उन लॉन्ग टाइप के क्वेश्चनों के आंसर ज़रूर से याद कर लें जो मैंने आपको दिया है, ठीक है। बाकी आप अगर कुछ पढ़ना चाहते हैं तो आप वो एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ सकते हैं, बट अगर वो क्वेश्चन आप करते हैं तो मुझे नहीं लगता आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी मैं यूनिट बाय यूनिट आपके लिए करवा दे रही हूँ। यहाँ से अगर आप हेल्प ले सकते हैं तो फिर आप यहाँ से हेल्प ले लीजिएगा। तो बात करेंगे, हमारा कैलकुलम स्टडीज करके पेपर है। तो सबसे पहले हम समझेंगे, देखिए पाठ्यक्रम रणनीतियाँ करके हमारा पेपर है, और उसमें हम सबसे पहले जानेंगे कैलकुलम क्या होता है। देखिए 2 वर्ड है, एक कैलकुलम है और एक आपका होता है सिलेबस, ठीक है। तो आपको समझना है, यहाँ पे पाठ्यक्रम लिखा गया है बट आपको ये समझना है कि ये पाठ्यचर्या है। कैलकुलम का मतलब होता है पाठ्यचर्या, ठीक है। तो ये आपका है। बाकी जब आप सेकेंड ईयर में होंगे तो आप देख रहे होंगे कि आपको बिल्कुल टाइपिंग वाला नोट्स जो है मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगी, बट अभी पॉसिबल नहीं है हमारे लिए आपको अवेलेबल करवाना। तो जो नोट्स हमारे पास अवेलेबल है वो मैं आपको करवा दे रही हूँ, ठीक है। तो पढ़ेंगे हम कैलकुलम क्या होता है। कैलकुलम में वो सभी क्रियाएं सम्मिलित है जिनका संबंध बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास से है। मतलब जो कैलकुलम होता है उसमें वो सारी चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है जो कि एक बच्चे के विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। जैसे आप जानते हैं खेल मतलब को खेल जो है खिलवाना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बच्चों को किसी नाटक में जो है पार्टिसिपेट करवाना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चे की बोलने की इसके लिए सारी चीज़ें डेवलप हो जाएंगी, ठीक है। और बच्चे को पढ़ाना मतलब उसका जो जिस भी क्लास में है उस क्लास के स्तर के हिसाब से उसको जानकारियाँ देना वो भी ज़रूरी होता है। तो वो सारी चीज़ें जो कि बच्चे के विकास के लिए ज़रूरी है वो सब आपकी पाठ्यचर्या का हिस्सा होती हैं। अब वो कोई खेल प्रतियोगिता हो, कोई गायन प्रतियोगिता हो, कोई नाटक प्रतियोगिता हो, ऑलमोस्ट एवरीथिंग आपके जो है वो आपके कैलकुलम का पार्ट्स होता है। जो भी बच्चे के विकास में हेल्प कर सके, जो भी क्रियाकलाप बच्चे की हेल्प कर सके, वो सारे आपके कैलकुलम के अंतर्गत आएंगे। और ये जीवन के साथ होता है। शिक्षक पाठ्यक्रम की सहायता से अपनी शिक्षण क्रियाओं का संपादन करता है। देखिए जो सिलेबस दिया रहता है, जो सिलेबस होता है आपका, जैसे आरसीआई ने आपका सिलेबस दिया है ना 5 यूनिट, तो इसमें क्या है उसी के माध्यम से आपकी पूरी साल भर की पढ़ाई का जो एक दिशा निर्देश है वो शिक्षक को मिलता है, जिससे बालक अनुभव एवं विभिन्न क्रियाओं को करके अपना विकास करता है। इसमें आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी कराई जाती हैं, जैसे लेसन प्लान बनवाना हुआ, चार्ट पेपर बनवाना हुआ, ठीक है। तो ये सारी क्रियाएं आपसे करवाई जाती हैं समय समय पर। कोई भी जैसे मान लीजिए अभी 2 अक्टूबर है, ठीक है, गांधी जयंती, इसके अवसर पर आपसे कुछ क्रियाएँ करवाई जाएंगी, जैसे गायन हो गया, नाटक हो गया, जैसे मनाया जाता है ना, तो वो सारी क्रियाएँ आप करवाई जाती हैं। तो वो सब कुछ आपके कैलकुलम का ही हिस्सा होता है अपने। और इससे हम क्या करते हैं, अपने एक निश्चित निर्धारित लक्ष्य को भी प्राप्त करते हैं। निश्चित निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने का मतलब है, जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, टीचर ट्रेनिंग ले रहे हैं कि कैसे मैं एक अच्छा अध्यापक बन सकता हूं, उसके लिए क्या क्या जरूरी चीज़ें हैं वो आपको इंस्टीट्यूट में सिखाई जाती है, आपके विद्यालय में आपको सिखाई जा रही होंगी, ठीक है। तो आपका जो लक्ष्य है टीचर प्राप्त करना, उसके लिए एक मार्ग प्रशस्त करता है। ये एक मार्ग दिखाता है कि आप ऐसे ऐसे पढ़िए, ये सारी चीज़ों के बारे में जानिए, इससे आपका इम्प्रूवमेंट होगा और आप एक अच्छे टीचर के रूप में जो है वो बन पाएंगे। तो एक लक्ष्य, जो हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, जैसे सभी जो भी आप लोग पढ़ रहे हैं, डीएड कर रहे हैं, तो सभी की एम होगा, सभी का लक्ष्य होगा कि वो एक अच्छा टीचर बने। तो उस टीचर बनने की जर्नी में आपकी हेल्प करना, आपको एक दिशा निर्देश देने का जो काम करता है वो आपका करता है आपका कैलकुलम। उसे छात्र के विकास की क्रियाओं में उसके अनुभव एवं अनुभूति प्राप्त कर जो है अपना विकास कर सके, जिससे आप एक अच्छा अनुभव प्राप्त करें और आप अपना विकास करें। उसके लिए जो मार्ग
दिखाता है वही आपका कैरिकुलम होता है। तो ऐसे ही मैं आपको थोड़ा इजी वे में समझाने का प्रयास कर रही हूँ। अगर आपको जो है जैसे चीज़ें मान लीजिए आपको एक बार में समझ में नहीं आ रही है ना, तो एक बार दोबारा से रिपीट करके पढ़ने का प्रयास करिए, ठीक है। बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे जहाँ पे आपको कैरिकुलम के बारे में बहुत अच्छी डिटेल में जानकारी मिल गई। मैं भी एटलीस्ट समझाने का प्रयास तो आपको कर रही हूँ, बट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक वीडियो मत देखिए, कोई एक दो वीडियो और देख लीजिए। कैरिकुलम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पाठचर्या वो ज़रूर पूछेगा, वो आपसे पाठचर्या और पाठ्यक्रम में अंतर भी पूछ सकता है ना, ठीक है। तो मैं आपको बताऊँगी ज़रूर एक बार, बट आपको ये वीडियो एक बार नहीं देखना है, एक दो बार जरूर आपको देखना है। एक दो रिपीटेड देख लीजिए, 1-1.5 घंटे का एटलीस्ट वीडियो होगा। आप दिन में 2 बार भी देख लेते हैं 1 यूनिट, तो इस यूनिट से ही आपको 3-4 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस भरोसे के साथ अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करिए। शिक्षक की दृष्टि में जो पाठ्यक्रम होता है वो एक दशा एवं एक साधन होता है, एक टूल होता है शिक्षक के लिए, जिसका अनुसरण करके शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। जैसे RCI ने आपका सिलेबस दिया है, वो मेरे लिए क्या है, एक साधन है जिससे मैं आपको आपके लक्ष्य को प्रदान करने में आपकी थोड़ी बहुत जो है वो हेल्प कर पाऊंगी। पाठ्य वस्तु के व्यवस्थित रूप को हम पाठ्यक्रम की संज्ञा दी जाती है, जिसे बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। हम समझेंगे यहाँ पे अवधारणा समझेंगे, अभी हम उसकी भूमिका पर बात कर रहे थे। वही सारी चीज़ें हैं, बस लैंग्वेज का हेर फेर करना है आपको, ठीक है। जब आप भूमिका लिख रहे होते हैं तो भूमिका को आपको एक ब्रीफ उसका इंट्रोडक्शन आपको देना रहता है, और यहाँ हम उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि पाठचर्या होती क्या है एटलीस्ट। तो शिक्षा एक विकास की प्रक्रिया है, जहाँ पे शिक्षा प्राप्त करके हम अपना और बच्चों का जो है वो विकास करते हैं, जिसमें बालक के सर्वांगीण विकास का प्रयास किया जाता है। शिक्षा के माध्यम से हम प्रयास ये करते हैं कि बच्चा एक उत्कृष्ट जो व्यक्तित्व है उसको लेकर के उभर के सामने आए। और शिक्षा के अंतर्गत शिक्षण, अनुदेशन, प्रशिक्षण और मूल्यांकन की क्रियाओं द्वारा बालकों में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन जो है वो किया जाता है। बालकों में एक सकारात्मक, या हम कह सकते हैं कि जो समाज में जो है सम्माननीय है, या समाज के मूल्य और मतलब उसके रेगुलेशन के हिसाब से, रूल रेगुलेशन के हिसाब से है, उस व्यवहार को जो है हम बच्चों के अंदर लाने का प्रयास करते हैं। शिक्षण की क्रियाओं के संपादन का जो आधार है वो पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु होती है। देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा कि शिक्षण के 3 ध्रुव होते हैं। एक आपका होता है शिक्षक, ये भी आपसे पूछ सकता है कि बताइए स्वतंत्र ध्रुव क्या है, परतंत्र ध्रुव क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए। आप ये इसमें नहीं नोट किया है तो आप नोट कर लीजिएगा। दूसरा आपका विद्यार्थी होता है, तीसरा आपकी होती है पाठचर्या, ठीक है। तो ये आपके 3 ध्रुव होते हैं, जिसमें शिक्षक होता है वो स्वतंत्र चर होता है, विद्यार्थी जो होता है वो आश्रित चर होता है, और पाठचर्या जो होती है वो आपका मध्यस्थ चर कहलाता है। मध्यस्थ चर का मतलब जो बीच में रहे, ठीक है। जैसे अगर शिक्षक नहीं है, जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं और कोई टीचर ही ना हो आपको पढ़ाने के लिए, तो आपके पास विद्यार्थी मतलब आप हैं, और आपके पास एक सिलेबस भी, आपका एक करिकुलम भी आपके पास है, तो भी आप अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, ठीक, क्योंकि आपको जो आपको बताने वाला है, जो आपको एक दिशा निर्देश देने वाला है, वो आपके पास नहीं है। ऐसे ही मान लीजिए पाठचर्या नहीं रहेगी तो भी कोई मतलब नहीं रहेगा। शिक्षण की जो प्रक्रिया है, पढ़ाने लिखाने की जो प्रक्रिया है, वो सफल नहीं हो पाएगी। जैसे मैं आपको पढ़ाना तो चाहती हूँ, लेकिन मैं क्या पढ़ाऊँ जब मेरे पास कोई करिकुलम ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है कि D.Ed में क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जा सकती हैं, तो मैं कैसे आपको पढ़ा सकती हूँ। तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि आपके पास एक पाठचर्या हो। तो आप ध्यान रखिएगा, शिक्षक जो होता है वो स्वतंत्र चर होता है, शिक्षक बिल्कुल स्वतंत्र होता है। विद्यार्थी जो होता है वो परतंत्र चर होता है, ठीक है। परतंत्र चर मतलब होता है कि वो आश्रित होता है शिक्षक के ऊपर और पाठचर्या के ऊपर, और पाठचर्या जो होती है वो शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में मीडिएटर का काम करती है, दोनों के बीच में बैलेंस बनाने का जो काम करती है वो आपकी पाठचर्या करती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। शिक्षण की क्रियाओं के संपादन का जो आधार है वो आपकी पाठचर्या और पाठ्यवस्तु होती है, जिससे हम बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करने का एक प्रमुख साधन होता है आपकी पाठचर्या। और सभी शिक्षण क्रियाओं का जो आधार है वो आपका जो पाठ्यवस्तु होती है, जो आपका सिलेबस होता है वही होती है, जिसे समानता हम पाठ्यक्रम कहते हैं, ठीक है। मतलब जो सिलेबस होता है उसको पाठ्यक्रम कहा जाता है, जो कैरिकुलम होता है वो पाठचर्या होती है। आगे मैं दोनों में आपको अंतर भी बता दूंगी। शिक्षा तथा शिक्षण का जो प्रारूप है वो पाठ्यक्रम द्वारा निर्धारित
निर्धारित होता है, क्या पढ़ाया जाएगा, ठीक है, किसको पढ़ाया जाएगा, किस लेवल के बच्चों को कितना पढ़ाना है, वो सब निर्धारित करने का काम जो है वो हमारी पाठचर्या मतलब जो पाठ्यक्रम है वो करता है। और शिक्षण के उद्देश्यों और लक्ष्यों में जो पूर्ति है उसमें भी आपकी पाठचर्या का एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पाठ्यक्रम है वो शिक्षण प्रक्रिया की धुरी होती है, एक आधार होता है। पाठचर्या के माध्यम से ही हम जो होता है ये जान पाते हैं कि जो है हमें बच्चों को क्या पढ़ाना है, कब कितना सिलेबस हमें बच्चों को कवर करवाना है, वो सब हम जान पाते हैं। तो जो शिक्षा का आधार होता है जिस पर शिक्षा की पूरी प्रक्रिया निर्भर करती है वो आपकी होती है पाठचर्या। पाठ्यक्रम अपने प्रारूप को समय समय पर बदलता रहता है, जिसमें शिक्षा दर्शन एवं शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। और अगर बात करते हैं शिक्षक, शिक्षार्थी तथा पाठ्यक्रम, ये 3 महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं जो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया कि ये 3 ध्रुव होते हैं। पहला आपका शिक्षक, दूसरा आपका शिक्षार्थी, तीसरा आपका पाठ्यक्रम। तो ये 3 आपके ध्रुव होते हैं, ये आपको बहुत याद रखना है। वो आपसे ये यहाँ से आपके शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन बन सकता है, तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। आप नोट डाउन करते चलिएगा, जो लाइन मैं आपको अंडरलाइन कर दूँ तो वहाँ से शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। और बात करते हैं इसके शाब्दिक अर्थ का। शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो पाठ्यक्रम को अंग्रेजी में कैरिकुलम कहते हैं, जो एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। दौड़ का मैदान होता है इसका मतलब। और पाठ्यक्रम में शिक्षक, छात्र एवं पाठ्यक्रम, ये 3 महत्वपूर्ण इसके भाग होते हैं। शिक्षक होता है, छात्र मतलब विद्यार्थी लोग हो गए, और पाठ्यक्रम जो विषय वस्तु है आपकी। और जो शिक्षण के प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है ये महत्वपूर्ण भाग के रूप में ये माने जाते हैं। ये 3 महत्वपूर्ण आपके ध्रुव होते हैं। और पाठ्यक्रम छात्र व शिक्षक दोनों में एक निश्चित लक्ष्यों को एक निश्चित सीमा एवं निश्चित दायरे में रख करके वो पूरा किया जाता है। और बात करते हैं इसके संकुचित अर्थ के बारे में बात करेंगे, इसका क्या संकुचित अर्थ होता है। तो पाठ्यक्रम के संकुचित अर्थ से तात्पर्य होता है, देखिए पाठ्यक्रम का एक संकुचित एक व्यापक अर्थ होता है। मैं आपको इजी वे में इसको समझा देती हूँ। पाठ्यक्रम का संकुचित अर्थ क्या होता है कि ये पाठ्यक्रम को ना सिर्फ इतना मतलब एक बहुत इसके एरिए के इसके क्षेत्र को एक सीमित दायरे में रखते हैं। मतलब जो क्लासरूम में जो आपको पुस्तकें पढ़ाई जाती है ना, ये कहते हैं कि वही पाठ्यक्रम है, मतलब वही पाठचर्या है। ये इसका संकुचित अर्थ है कि जो आपका सिलेबस दिया गया है सिर्फ सिलेबस ही आपकी पाठचर्या है, ये बताता है आपका संकुचित अर्थ कि जो सिलेबस है वही पाठचर्या है। ऐसे इसके व्यापक अर्थ में लेते हैं तो व्यापक अर्थ कहता है कि वो सारी एक्टिविटियां जो बच्चे के हित में कराई जाएंगी वो सब आपका कैरिकुलम होगा। देखिए ध्यान से समझ लीजिएगा। आपको ये जैसे आपका पूछा जाए ना पाठचर्या क्या है, उसकी परिभाषा दीजिए या ऐसे उसके महत्व को बताइए, तो आपको ऐसा ना लिख देना है कि पाठचर्या का संकुचित अर्थ होता है, पाठचर्या का व्यापक अर्थ होता है। हेडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हेडिंग्स डालते चलेंगे ना तो अच्छा नंबर मिलेगा उसका। तो आपको ये बातें याद रखनी है। पाठ्यक्रम का जो व्यापक अर्थ होता है, तो व्यापक अर्थ में जो पाठ्यक्रम होता है उसका मतलब होता है कि वो सारी गतिविधियाँ जो कि आपकी शिक्षण प्रक्रिया आपके विद्यालयों में आपसे कराई जाती हैं, तो वो सब आपकी जो है वो करिकुलम का ही आपका पार्ट होता है, ठीक है। जिससे एक बच्चे के जो व्यक्तित्व है उसके व्यक्तित्व का निर्माण हो सके, तो वो सारी गतिविधियाँ जो कि बच्चे के व्यक्तित्व के निर्माण में हमारी हेल्प करती हैं, वो सब कुछ आपका क्या कहलाती हैं, पाठचर्या का व्यापक अर्थ आपके अंतर्गत आती हैं। कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे, इसमें एटलीस्ट हमें लगता है कि 6, 7, 8 परिभाषाएँ दी गई हैं, जिसमें से हम 2-4 परिभाषाओं पर चर्चा कर रहे होंगे। तो पहला हम पढ़ लेते हैं, और बाकी मैं ये PDF आपको अवेलेबल करवा दूंगी, यूनिट बाय यूनिट मैं PDF दूंगी इस बार, ठीक है। तो आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। अगर आपको पूरा PDF चाहिए तो एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं पूरा ही अवेलेबल करवा दूंगी। बाकी मैं ऐसा सोच रही हूँ कि मैं 1 यूनिट पढ़ाऊँ तो मैं 1 यूनिट का PDF आपको दे दूँ, जिससे क्या होगा कि आपको रिविज़न करने में आसानी हो जाएगी। बाकी आप जैसा चाहते हैं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्रो एंड क्रो के अनुसार देखिए 1-2 परिभाषाएं आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। जैसे मानते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट पता है, बट परिभाषाएं ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो क्रो एंड क्रो कहते हैं कि पाठ्यक्रम में छात्र के वे सभी अनुभव सम्मिलित होते हैं जिन्हें वह विद्यालय में या विद्यालय से बाहर प्राप्त करता है। ज़रूरी नहीं है कि जो विद्यालय में हमें अनुभव मिले वही हमारी पाठचर्या हो। विद्यालय के बाहर भी हम जो कुछ भी चीज़ें सीखते हैं वो सब विद्यालय के अंदर और विद्यालय के बाहर, क्रो एंड क्रो महोदय जी कहते हैं कि वो सब हमारे करिकुलम का ही पार्ट होता है। इन अनुभवों को इस प्रकार एक कार्यक्रम के रूप में व्यवस्थित एवं नियोजित किया जाता है जिससे वह बालकों के मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक और नैतिक विकास को अग्रसित करे। वही जो ऊपर बात कही गई है कि बच्चे के सर्वांगीण विकास में उसका हर एक डेवलपमेंट का एक्सेप्ट आ जाता है। तो बच्चे के सर्वांगीण विकास में जो हेल्प करे, और जो बच्चे विद्यालय के अंदर या विद्यालय के बाहर जो कुछ भी एक्टिविटियाँ करते हैं अपने, वो सब उनके करिकुलम का ही पार्ट होता है। यही क्रो एंड क्रो महोदय जी कह रहे हैं।
बाकी और भी परिभाषाएं हैं, ठीक है, तो वो आप पढ़ लीजिएगा और मैं आपको ये PDF दिलवा दूंगी। मैं एक और परिभाषा आपको इम्पोर्टेंट बता दे रही हूँ, जैसे मैं एक दो परिभाषा आपको बता दे रही हूँ, बाकी का आप पढ़िएगा। मुनरो के अनुसार मुनरो जी क्या कहते हैं कि पाठ्यक्रम में वो सभी अनुभव सम्मिलित हैं जो विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। कि शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त के लिए, जो शिक्षा का उद्देश्य है उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो भी अनुभव बच्चे को प्राप्त होते हैं, जो भी वो चीज़ें वो सीखता है अपने विद्यालय में, अपने विद्यालय के बाहर, वो सब उसके कैरिकुलम का ही पार्ट होता है। तो ये आपकी कुछ परिभाषाएं हैं। अब यहाँ से पढ़ेंगे कि पाठ्यक्रम का क्या महत्व होता है, ठीक है। जैसे पाठचर्या आप इसको समझिएगा, ठीक है, तो ये लिखा गया है पाठ्यक्रम, तो ये पाठचर्या का हमें महत्व समझना है, क्या है पाठचर्या का महत्व। तो प्रत्येक समाज एवं राष्ट्र के अपने कुछ आदर्श होते हैं, कुछ उनकी मान्यताएं होती हैं, कुछ उनकी आवश्यकताएं होती हैं और उनकी कुछ आकांक्षाएं भी होती हैं, मतलब आपसे कुछ उम्मीद भी होती है विद्यार्थियों से, जिसकी पूर्ति का आधार शिक्षा है। और इसी को दृष्टिगत रखे हुए शैक्षिक उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं कि किस लेवल के बच्चे को हम कितनी जानकारी दे दें ताकि उसके आने वाले जीवन में वो उपयोगी हो सके। उसके लिए एक पाठचर्या जो है उसका निर्माण किया जाता है। इससे बालक का सर्वांगीण विकास हेतु शैक्षिक लक्ष्यों की पूर्ति करना आवश्यक एवं अपरिहार्य होता है। पाठचर्या का निर्धारण दो शब्दों से हुआ है, एक पाठ है और एक आपकी क्रम होता है, जिसमें पाठ का अर्थ होता है पढ़ने योग्य और क्रम का अर्थ होता है व्यवस्था। तो इस प्रकार पाठ्यक्रम का अर्थ होगा पढ़ने योग्य सामग्री या विषय वस्तु की व्यवस्था ही जो है वो पाठ्यक्रम होती है। कि आपकी जो विषय वस्तु है कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ठीक, कितने समय में कितना चीज़ें कवर करनी है, वो जो एक निर्धारित व्यवस्थित प्रक्रिया होती है वो आपकी पाठचर्या होती है। पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति कैरिकुलम से हुई है, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। मतलब ये हमारे लिए एक दौड़ के मैदान जैसा है जिसपे धावक दौड़ करके, धावक का मतलब जो दौड़ने वाला है, जिसपे दौड़ने वाला, जैसे आज आप विद्यार्थी आप धावक हो जाएंगे, ठीक है। तो आप उस आपका जो कैरिकुलम है उस पूरे कैरिकुलम को साल भर पढ़ करके अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं। आप कुछ नई नई चीज़ें सीखते हैं, जैसे आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, ठीक है, जैसे आपकी माइक्रो टीचिंग हुई होगी आपके विद्यालय में, तो वो चीज़ें आपने सीखा होगा, एक जो अलग सा अनुभव है वो आपने प्राप्त किया होगा। तो इससे हम जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में उस दौड़ के मैदान, जो हमारा कैरिकुलम है वो हमारे लिए एक दौड़ का मैदान है और विद्यार्थी जो है वो एक धावक हैं जो उस दौड़ के मैदान पर दौड़ करके अपना जो लक्ष्य है उसको वो प्राप्त करने में कैरिकुलम जो उनका दौड़ का मैदान या कैरिकुलम होता है उनकी हेल्प करता है। इस दृष्टि से पाठ्यक्रम एक ऐसा दौड़ का मैदान है जिसकी सीमाओं में दौड़कर छात्र शिक्षा के उद्देश्य या लक्ष्यों की प्रावधान करता है। इसमें छात्र एवं शिक्षक दोनों ही शिक्षा में एक मार्गदर्शक का जो है वो कार्य करते हैं। तकनीकी दृष्टि से किसी भी शैक्षिक प्रक्रिया को 3 भागों में बांटा गया है। एक है शिक्षा के उद्देश्य, दूसरी है शिक्षण विधियाँ, तीसरा है शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम। तो ये 3 महत्वपूर्ण आपकी विधियाँ हैं। अब बात करेंगे हम पाठ्यक्रम शिक्षा लक्ष्यों का एक साधन है, मतलब लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक साधन होता है हमारी पाठचर्या, और इसका चुनाव में शिक्षक पाठ्यक्रम के जो है वो अनुरूप करता है। पाठ्यक्रम की उपयोगिता पर बात करते हैं कि क्यों ज़रूरी है हमारे लिए पाठ्यक्रम, ज़रूरी क्यों है, ठीक है। अगर पाठ्यक्रम ना हो तो क्या होगा, ठीक है, ऐसा भी तो क्वेश्चन बन सकता है। वो आपसे पूछ सकते हैं कि अगर विद्यालयों में पाठ्यक्रम ना हो तो क्या होगा, ठीक है। तो ये आपका है। देखिए, पाठ्य पुस्तक की रचना, पाठचर्या के माध्यम से ही हम पाठ्य पुस्तकों की रचना कर सकते हैं कि निश्चित पाठ्यक्रम के माध्यम से ही सुनिश्चित पाठ्य पुस्तकों की रचना जो है वो की जा सकती है, जिसमें लेखक आवश्यक व संबंधित विषय सामग्री को ही पुस्तक में सम्मिलित करता है। जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसको सम्मिलित करने के लिए हमारी पाठचर्या हमारे लिए ज़रूरी होती है, जिसके माध्यम से हम शिक्षण की प्रक्रिया को जो है एक उचित ढंग से एक निश्चित दिशा में हम आगे बढ़ाते हैं। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक, पाठ्यक्रम के अभाव में शिक्षण कार्य एवं शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति संभव नहीं है। जैसे आप DSSB PRT का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है, DSSB PRT का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, एग्ज़ाम में क्या ही पूछ लेगा, तो आपका जो लक्ष्य है टीचर बनने का वो आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे जब तक एक फिक्स कैरिकुलम आपको नहीं दिया जाएगा, मतलब एक फिक्स सिलेबस आपके पास नहीं रहेगा। तो फिर आप जो है किस तरीके से अपनी पढ़ाई करेंगे, कैसे अपने शैक्षिक लक्ष्यों की पूर्ति करेंगे। तो ज़रूरी है कि आपको एक जो पाठ्यक्रम है वो आपको दिया जाए और इस उद्देश्य की प्राप्ति हुई तो पाठ्यक्रम का जो निर्माण एवं विकास जो है वो किया जाता है, जिससे समाज में जो शैक्षिक अपेक्षाएँ
इच्छाएँ या मतलब जो भी महत्वाकांक्षा है, जो भी शिक्षा के उद्देश्य हैं उसको प्राप्त किया जा सके। ये एक सुव्यवस्थित शिक्षण प्रक्रिया होती है, जिससे देखिए ये हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी होती है कि हम अपनी शिक्षा को एक सुव्यवस्थित ढंग में क्रमबद्ध तरीके से अपनी लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकें। ये भी ज़रूरी होता है कि आप चैप्टर 1 मैथ, जैसे मान लीजिए आप मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ में आपने परसेंटेज पढ़ा, ठीक है, परसेंटेज के हिसाब से आपने औसत पढ़ लिया, ठीक है, उसके बाद आप अदर चैप्टर्स पढ़ेंगे। तो एक व्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए हमारे लिए ज़रूरी होता है कि एक हमारे लिए क्या है कि एक जो पाठ्यक्रम है वो हमारे लिए हो, और इससे शिक्षण विधियों का चयन करने में भी उपयोगी रहती है। शिक्षण विधियों के निर्धारण का जो आधार होता है वो पाठ्यक्रम ही होता है। जैसे कोई टॉपिक दिया है तो उसके अकॉर्डिंग, उस टॉपिक के अकॉर्डिंग और बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग ही हम जो है वो जो हमारे पढ़ाने का तरीका है उसको चुनने में हमें आसानी होती है। जैसे हमें कविता पढ़ानी है तो उसके लिए हम अलग मेथड का इस्तेमाल करेंगे, हमें कोई गद्य पढ़ाना है तो हम अलग मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या किस मेथड के जरिए आप बच्चों को ज्ञान देंगे वो डिपेंड करता है कि आपका सिलेबस का क्या पार्ट, क्या टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं ना। तो जब सिलेबस निर्धारित रहेगा तो अच्छे से हम उस शिक्षण विधियों का चयन भी कर सकते हैं। अगला है शिक्षण सामग्री या पाठ्यवस्तु के निर्माण में उपयोगी। पाठ्यक्रम के आधार पर ही शिक्षण के विभिन्न स्तरों एवं विभिन्न कक्षाओं के अनुकूल जो पाठ्यवस्तु है उसका निर्धारण किया जाता है, एवं पाठ्यक्रम के विभिन्न स्तरों के विषय सामग्री एवं शिक्षण सहायक सामग्री का भी जो चयन है वो भी पाठ्यक्रम के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। पढ़ेंगे आकलन व मूल्यांकन में भी आपका ज़रूरी होता है, ठीक है, मतलब आकलन के लिए भी ज़रूरी है। जैसे आप क्या मूल्यांकन करेंगे, जैसे डीएड के बच्चों के जैसे आपका एग्ज़ाम हो रहा है ना, तो वो किस पे बेस्ड हो रहा है, आपके कैरिकुलम पर ही बेस्ड हो रहा है, आपके सिलेबस पे ही बेस्ड हो रहा है, ठीक है। तो आपका आकलन किस टॉपिक से किया जाएगा, क्या चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी एग्ज़ाम के लिए, डीएड बच्चों के लिए क्या उपयोगी होता है, क्या जानना बच्चों के लिए ज़रूरी है, वो जो हम निर्धारण करते हैं वो हम सिलेबस के माध्यम से ही करते हैं। तो इसके लिए भी ज़रूरी है। रेमेडियल जो एजुकेशन है वो भी देने के लिए भी ज़रूरी है, ठीक है। बच्चे का किस तरीके से आप उनको रेमेडियल जो टीचिंग है या मतलब रेमेडियल एजुकेशन है वो किस तरीके से आप बच्चों को देंगे, इसके लिए भी ज़रूरी होता है कि आपके पास एक कोई फिक्स कैरिकुलम होना चाहिए, जिसके फिक्स नहीं कहेंगे, फ्लैक्सिबल कैरिकुलम होना चाहिए, जिससे आप जो है बच्चों का इवैल्यूएशन करेंगे। अगला है पाठ्यक्रम के कुछ सिद्धांत हैं। जैसे आप पाठ्यक्रम बना रहे हैं तो आप कुछ चीज़ों का ध्यान में रख करके आपको पाठ्यक्रम बनाना है, वही पाठ्यक्रम उपयोगी होगा। अगर आप इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं या बिना इसको ध्यान में रख करके आप कोई पाठ्यक्रम बनाते हैं तो बच्चों के लिए उपयोगी नहीं होगा। पहला है क्रियाशीलता का सिद्धांत। तो पाठ्यक्रम उन क्रियाओं पर आधारित होना चाहिए जिसमें बालक रुचि लेते हैं, एवं पाठ्यक्रम क्रिया केंद्रित होना चाहिए। क्रिया केंद्रित का मतलब है कि उसमें एक्टिविटी बेस्ड जो है आपका कैरिकुलम होना चाहिए। ऐसे ना हो कि आप इस तरह के टॉपिक आप उठा के उसमें रख दें कि उससे बच्चा किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है, सिर्फ रट कर ही उसको प्राप्त कर सकता है। तो ऐसा कैरिकुलम नहीं होना चाहिए। कैरिकुलम ऐसा होना चाहिए जिसको बच्चा खेल अनेक तरह की जो विधियाँ हैं जो बच्चा खुद करके उन चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट करके बच्चा सीख सके। तो इस तरीके के टॉपिक्स को अपने कैरिकुलम में आपको शामिल करना चाहिए। क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम के माध्यम से बच्चों में विभिन्न प्रकार की जो प्रयोगित किया जा विधियों के द्वारा उनका शारीरिक, मानसिक, ज्ञानात्मक इन सब का विकास होगा। जैसे जब बच्चे खुद करके सीखेंगे तो उनके संज्ञानात्मक विकास होगा, उनकी जो सृजनशीलता है उसको आप डेवलप कर पाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बच्चे का विकास कर सकते हैं जब हम पाठ्यक्रम को क्रिया केंद्रित बनाते हैं। अगला है लचीलेपन का सिद्धांत। पाठ्यक्रम बिल्कुल फिक्स नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप जो है इस तरह के पाठ्यक्रम को लेकर आ रहे हैं जिसमें बाद में कोई चेंजमेंट नहीं किया जा सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। समय के अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम को लचीला बनाना चाहिए कि समय के अकॉर्डिंग जिस तरह से मांग हो समय की उस आधार पर पाठ्यक्रम को कुछ जो है उसमें फेरबदल भी किया जा सके, ठीक है। जैसे एक ऐसा पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए कि आप कोई एक फिक्स पाठ्यक्रम कर दे रहे हैं कि कक्षा 3 तक के बच्चों को बस यही चीज़ें पढ़नी है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। भले ही बच्चा हर क्लास का बच्चा, कक्षा 3 का बच्चा उसको पढ़ नहीं पा रहा है, आप उसमें कोई चेंज नहीं ला रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। समय की मांग के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज होना चाहिए। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि एनसीईआरटी की जो बुक्स आती हैं, ठीक है, 1 और मतलब क्लास 1 एंड 2 की जो बुक आपकी आती है उसको भी अभी चेंज कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ऐसा ही कैरिकुलम होना चाहिए, समय की मांग के अकॉर्डिंग जो कैरिकुलम है उसमें परिवर्तन भी होना चाहिए। देखिए पाठ्यक्रम का आधार जो है वो लचीलापन होना चाहिए। संकीर्ण क्रियाविधि से बालक की विभिन्न योग्यताओं को जो है विकसित किया जा सकता है। इसके अंतर्गत बालक की विभिन्न आवश्यकताओं रुचियों को ध्यान में रखना चाहिए एवं एक लचीलापन बनाना चाहिए, ठीक है। जैसे हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चा है तो उसके लिए आपको पाठ्यक्रम में कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करनी चाहिए जो उसके आने वाले जीवन में उसकी हेल्प कर सके, ठीक है। आपको एक रिजिड जो कैरिकुलम है वो नहीं बनाना है, एक कठोर कैरिकुलम नहीं बनाना है, एक फ्लैक्सिबल कैरिकुलम जो है वो निर्माण करना चाहिए।
उसके बाद उपयोगिता का सिद्धांत, आप एक ऐसा पाठ्यक्रम बनाएं जो बच्चे के आने वाले जीवन में भी उपयोगी है। ऐसा ना हो कि कक्षा 2 में एक बच्चे ने जो चीज़ें पढ़ी वो आने वाले कक्षा 3 कक्षा 4 में उसके लिए कोई उपयोगिता उसकी नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए। जैसे आपने जो चीज़ें क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक आपने जो चीज़ें सीखी हैं वही सारी चीज़ें जो है आपको आगे चल के भी जो है आप जब बीएड कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मैच देखने को मिल जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि आपने पीछे जो पढ़ा है, पीछे जो ज्ञान लिया है वो आपके आने वाले समय में भी आपके लिए उपयोगी है। तो पाठ्यक्रम को इसी आधार पर बनाया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम के अंतर्गत उन क्रिया एवं विषयों को सम्मिलित किया जाना चाहिए जो बालक के वर्तमान एवं भावी जीवन के लिए उपयोगी हो। ऐसी चीज़ें पढ़ाइए बच्चों को जो आने वाले जीवन में भी उनके लिए उपयोगी हो। कोई आप ऐसी चीज़ें ना पढ़ाइए बच्चों को, कोई भी ऐसी अननेसेसरी चीज़ों को बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहिए जो उनके आने वाले जीवन में उपयोगी ना हो। तो यही चीज़ें आपकी कही गई हैं। अगला देखते हैं रचनात्मकता का सिद्धांत, मतलब पाठ्यक्रम में उन क्रियाओं एवं विषयों को स्थान मिलना चाहिए जो बालक की रचनात्मक एवं सृजनशील शक्तियों का विकास कर सके। आपको कुछ ऐसी चीज़ों को, ऐसी एक्टिविटियों को उसमें शामिल करना है जिसमें बच्चा खुद करके सीख सके। बच्चे की जो थिंकिंग है, जो उसकी डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, डिफरेंट वे में उसकी जो सोचने की शक्ति है उसको आप विकसित कर सके। इस तरह के कैरिकुलम को ही आपको डिज़ाइन करना है। एकीकरण का सिद्धांत, एकीकरण का मतलब होता है कि जैसे आप कोई कैरिकुलम बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप मैथ के लिए कोई कैरिकुलम बना रहे हैं या साइंस के लिए कोई चीज़ बना रहे हैं, तो आपको उसको अदर सब्जेक्ट के साथ रिलेट करके उसको बनाना है। जैसे मैथ के सिलेबस को आप लैंग्वेज के कैरिकुलम के साथ जो है वो रिलेट करके बना सकते हैं, जिसमें बच्चा अदर लैंग्वेज को भी सीखे और मैथ को भी सीखे। जैसे साइंस का आप सिलेबस देखेंगे, साइंस में कोई चीज़ पढ़ाई जाती है तो उसमें न्यूमेरिकल्स भी साइंस में होते हैं, जिसमें हम मैथ का इस्तेमाल करके साइंस के न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो हर एक विषय एक दूसरे से संबंधित रहे, हर एक विषय का ज्ञान एक दूसरे विषय को भी जो है दूसरे विषय के ज्ञान को प्राप्त करने में भी सहायता कर सके। ऐसे ही कैरिकुलम को डिज़ाइन करना है। एकीकरण का मतलब होता है एक विषय को दूसरे विषय से जोड़ता हुआ कैरिकुलम आपको बनाना है। बाकी ये चीज़ें दी गई हैं, आप इसको पढ़िएगा एक बार। और उसके बाद है सामाजिक आदर्शों का सिद्धांत, मतलब पाठ्यक्रम का विकास करते समय बालक की आवश्यकताओं के साथ साथ उनमें सामाजिक आदर्शों का विकास पे भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि आप बच्चे की जो सामाजिक विकास है, मतलब बच्चे का समाज के जो रूल रेगुलेशन हैं, समाज के जो आदर्श हैं, उसको भी अपने पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। जैसे कोई भी ऐसी पुस्तक या कोई भी ऐसा सिलेबस आपको जो है अपने कैरिकुलम में शामिल नहीं करना चाहिए, कोई भी ऐसा विषय जिससे जो देश है वो बढ़ जाए, ठीक है। जैसे आप हिंदू मुस्लिम का ऐसा ना हो कि आप कोई ऐसा कैरिकुलम बनाए जिसमें हिंदुओं की बड़ाई और मुस्लिमों की बुराई की जा रही हो। तो ऐसा सिलेबस नहीं होना चाहिए। जो सामाजिक एकता, सामाजिक जो सद्भाव है उसको बढ़ावा दे सके, ऐसे ही कैरिकुलम को आपको डिज़ाइन करना है, जिसमें नागरिकता का विकास हो बच्चे के अंदर, जो देश के प्रति बच्चे का योगदान, बच्चे देश के प्रति अपना योगदान दे सके। तो इस तरह के ही कैरिकुलम का जो है आपको विकास करना चाहिए। अगला है जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत, मतलब पाठ्यक्रम का जो निर्माण है वो इस तरह से बनाया जाना चाहिए जिसे विषयों पर ध्यान देना चाहिए जिसका संबंध बालक के वास्तविक जीवन से हो। मतलब आप ऐसी चीज़ें बच्चों को पढ़ाएं, मतलब ऐसी चीज़ें आप अपने कैरिकुलम में यूज करें जिससे जो आपके आसपास के इन्वायरमेंट की बातें हैं वो भी आपके कैरिकुलम में शामिल होनी चाहिए। जैसे आपको ईवीएस पढ़ाया जाता है, आपको सोशल साइंस पढ़ाया जाता है बच्चों को, तो वो उनके समाज से ही जोड़ करके चीज़ें पढ़ाई जाती है। जैसे मैथ पढ़ाया जाता है तो जोड़ घटाव गुणा भाग पढ़ाया जाता है, तो वो जोड़ घटाव गुणा भाग बच्चा अपने दैनिक जीवन में भी उपयोग करता है। तो ऐसा ही कैरिकुलम होना चाहिए ताकि जो दैनिक जीवन की क्रियाकलाप हैं उसको भी बच्चा आसानी से करने में, उसका वो सिलेबस जो है उसके माध्यम से वो दैनिक जीवन को भी अपने चीज़ों से जोड़ सके, अपने ज्ञान से वो जोड़ सके। ऐसा कैरिकुलम ही होना चाहिए। अवकाश के लिए प्रशिक्षण या खाली समय का सदुपयोग का सिद्धांत, पाठ्यक्रम के निर्माण में बालकों को इस प्रकार का शिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए जिसमें उन्हें खाली समय का प्रयोग किस प्रकार से अपने जीवन में किया जाना चाहिए और जिससे अपने आने वाले भविष्य के अपनी एक पहचान बना सके। इसके पाठ्यक्रम में वर्क इन फ्री टाइम, खाली समय में अनुक्रियात्मक विकास जो है वो किया जा सके पाठ्यक्रम से। अगला है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, पाठ्यक्रम का निर्माण जो है वो बच्चे की मानसिक स्तर के अनुसार किया जाना चाहिए।
जो भी पाठ्यक्रम बनाएंगे वो इस तरह से आप बनाइए कि वो बच्चे के मानसिक विकास को करने में समर्थ हो। मतलब ऐसा ना हो कि आप कक्षा 2 के लिए और पाठ्यक्रम बना रहे हैं और आप उसमें जो है वो साइंस की बहुत लंबी चौड़ी बड़ी बड़ी बातें, बहुत सारे जो है रिएक्शंस आप उसमें भर दे रहे हैं जिससे बच्चे का कोई लेना देना ही नहीं है। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। मतलब बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग ही आपको पाठ्यक्रम को डिज़ाइन करना है, जो बच्चे के मानसिक स्तर के अनुसार होना चाहिए। और पाठ्यक्रम का निर्धारण बच्चे की मतलब करने से पहले बच्चे के पूर्व मानसिक मतलब जो बच्चे का मानसिक लेवल है वो आपको जो है वो पता लगाना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही आपको पाठ्यक्रम करना है। प्रजातांत्रिक मूल्यों को समाहित करने होने का सिद्धांत, और मैं आपसे कहूँगी कि आप ये फर्स्ट यूनिट बहुत अच्छे से करके जाइएगा। इंपॉर्टेंट है, सारे टॉपिक आपके पूछे जा सकते हैं। पाठ्यक्रम के सिद्धांत क्या हैं, ठीक है, पाठ्यक्रम क्या है, पाठचर्या क्या है, तो वो पूछा जा सकता है। आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। प्रजातांत्रिक मूल्यों से तात्पर्य है कि समाज आसपास के व्यक्तियों के बीच सहयोगपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, ठीक है। मतलब जो भी आप चीज़ें पढ़ाएं बच्चे के भविष्य तक के विकास को दृष्टिगत रख के हमें पाठ्यक्रम का आयोजन किया जाना चाहिए, जिससे बच्चा शिक्षण प्राप्त करके समाज के विकास में, परिवार के विकास में और देश के विकास में अपना योगदान दे सके। ऐसे ही पाठ्यक्रम का आपको निर्माण करना है। संतुलित व्यक्तित्व का सिद्धांत, मतलब एक अच्छा पाठ्यक्रम वह है जो बालक के संपूर्ण विकास में सहायक हो, जो बालक के व्यक्तित्व के सभी पक्ष जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक सभी पक्षों पर जो है वो ध्यान दिया जाना चाहिए, और जो संतुलित व्यक्तित्व का विकास है वो बच्चे का हो। तो ये आपके हैं पाठचर्या के कुछ सिद्धांत, और आपको इन सारे सिद्धांतों को अच्छे से करके जाना है। और एक बात और कि आप जब भी पढ़ रहे हैं तो आप सॉल्व टाइप के क्वेश्चन जो है अपने मन से थोड़ा बनाने का प्रयास किया करिए, ठीक है। अगर आप एटलीस्ट 30 क्वेश्चन भी अपने मन से बनाते हैं और 30 मेरे तरफ से दिए गए क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं तो 60 क्वेश्चन से आपका पूरा जो है वो एग्ज़ाम में जो आपके 9 नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो अभी आपके पास टाइम है, अच्छे से पढ़िएगा और इन 6-7 दिनों में अब पूरा टाइम अपना जो है देने का प्रयास करिए कि आप इन सारे सब्जेक्ट पर दे सकें, जिससे आपका आने वाला जो रिजल्ट है वो बेहतर हो सके, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम पाठचर्या और पाठ्यक्रम में क्या अंतर होता है उसके बारे में बात करेंगे। एक आपका पाठ्यक्रम होता है, दूसरा आपका होता है पाठचर्या या पाठ्यवस्तु। देखिए, पाठ्यक्रम का क्षेत्र जो है वो व्यापक होता है, इसमें बालक के संपूर्ण विकास का ध्यान रखा जाता है। मतलब जो पाठचर्या होती है उसमें हम बालक के ये आपका गलत लिखा गया है, ये है पाठ्यवस्तु होती है आपकी, एक आपका यहाँ होता है पाठचर्या, ठीक है। तो वो आपको याद रखना है। पाठचर्या जो होती है उसका क्षेत्र व्यापक होता है, इसमें बालक के संपूर्ण विकास पर ध्यान दिया जाता है। जो कैरिकुलम होता है, कैरिकुलम का एरिया जो है वो ब्रॉड होता है, उसमें हम बालक के सभी पक्षों को इंक्लूड करते हैं। लेकिन जो आपकी पाठ्यवस्तु होती है या आपकी जो आपका सिलेबस होता है, सिलेबस में क्या होता है, इसका एक सीमित दायरा होता है। जैसे RCI ने आपका सिलेबस दिया है तो उसका एक लिमिट है, ठीक है। तो आपको उतनी ही चीज़ें पढ़नी है। तो अगर आप एक लिमिट में चलते हैं तो आपका सिलेबस होता है, लेकिन अब आप पूरे शैक्षिक गतिविधियों को देखते हैं, शैक्षिक तथा सह शैक्षिक दो चीज़ें होती हैं। जब आप दोनों को इंक्लूड करते हैं तो वो आपकी पाठचर्या के अंतर्गत आता है। पाठचर्या का स्वरूप जो है वो विस्तृत होता है, और पाठ्यवस्तु का स्वरूप जो है वो समान और पुस्तकीय तथा मौखिक होता है। मतलब जो आपकी पुस्तकें हैं बस वहीं तक सीमित होता है आपकी पाठ्यवस्तु, जबकि आपकी पाठ्यक्रम या जो पाठचर्या होती है उसका एक ब्रॉड एरिया होता है। यह बालक के व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास पर ध्यान देता है, जबकि पाठ्यवस्तु जो होती है वो बालक के मानसिक विकास पर ही केवल बल देती है कि बच्चे जो फिक्स चीज़ें हैं उसको पढ़ सके, अपना मानसिक डेवलपमेंट करे, उसके पे ही ध्यान देती है। यह बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाता है। पाठचर्या के माध्यम से हम बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास को देखते हैं, जबकि पाठ्यवस्तु में बालक के व्यवहार में किसी प्रकार का कोई वांछित परिवर्तन नहीं होता है, बालक ज्ञान जानकारियों को प्राप्त करता है। पाठ्यक्रम जो होती है वो रट्टा प्रवृत्ति को प्रेरित नहीं करती है, जबकि पाठ्यवस्तु जो है वो रट्टा प्रवृत्ति को प्रेरित करती है। जैसे आप सिर्फ अगर सिलेबस पे ही ध्यान दे रहे हैं, बिल्कुल सिलेबस ही रटे जा रहे हैं, तो आपकी क्या कहलाएगी, पाठ्यवस्तु है। लेकिन जब आप एक ब्रॉड जानकारी लेते हैं अपने क्लासरूम में और क्लासरूम के बाहर की भी जानकारियों को लेते हैं तो आपकी पाठचर्या हो जाती है। और यहाँ पे कुछ पाठ्यक्रम के उपागम पे भी हम बात करेंगे। पाठ्यक्रम का जो विकास है वो करते समय हमें निम्नलिखित जो चीज़ें हैं उसको आपको ध्यान रखना है, वो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी होती हैं। जैसे आपको लर्नर्स का ध्यान रखना है, अधिगमकर्ता की अपेक्षित जो सांस्कृतिक भूमिकाएं हैं उसकी आवश्यकताएं तथा इच्छा रुचि के अनुसार ही हमें पाठ्यक्रम को व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए तैयार किया जाता है। अधिगम सिद्धांत है, इसका लर्निंग थ्योरी है कि अधिगम के सिद्धांत के आधार पर जो अध्ययन अध्यापन के सिद्धांत, शिक्षण विधियाँ, विद्यार्थी और अधिगम को प्रभावित करने वाले
कारक, पाठ्यक्रम से संबंधित शिक्षण सामग्री एवं प्रगति, इन सभी का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। जो विषय वस्तु है, शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार की जो विषय वस्तु है, जो ज्ञान की संरचना है, शिक्षण विधियाँ हैं, इन सबको भी आपको एक पाठ्यक्रम को नियोजित जो है उसके आधार पर किया जाना चाहिए। विद्यालय संगठन का भी आपको ध्यान रखना है कि पाठ्यक्रम के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उसका प्रभावी संचालन जो है विद्यालय संगठन पर निर्भर करता है। कि जैसे मान लीजिए RCI ने सिलेबस तो दे दिया है, बट वो अब कितना आपको कराया जा रहा है, किस तरीके से प्रभावी ढंग से वो आप पर लागू किया जा रहा है, उसकी इंपॉर्टेंस किस तरीके से आपको विद्यालय में बताई जा रही है, ये डिपेंड करता है कि विद्यालय संगठन अपनी भूमिका निभा रहा है या नहीं निभा रहा है। ठीक है, विद्यालय वातावरण क्या है, अधिगम की क्या सुविधाएं हैं, सिखाने के लिए आपको कितने टीचर्स अवेलेबल है, कैसे टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। शिक्षक की क्या योग्यताएं हैं, शिक्षक खुद पढ़ा लिखा है नहीं पढ़ा लिखा है, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। और विषय वस्तु संबंधी कुछ शिक्षण सामग्रियाँ हैं। ठीक है, बच्चे की रुचि एवं उनकी आवश्यकता के अनुकूल एवं विषय सामग्री संबंधित जो शिक्षण सामग्रियाँ हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। जैसे आप जो भी पढ़ा रहे हैं वो बच्चे के अकॉर्डिंग हो, बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग हो, बच्चे को समझ में आए, ऐसी विषय वस्तु, ऐसे शिक्षण सामग्रियों का आपको प्रयोग करना है जिससे हम पाठ्यक्रम अनुकूलन करके शिक्षा की प्रक्रिया को जो है वो लचीला बना सकते हैं। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे पाठ्यक्रम या पाठचर्या के जो उद्देश्य हैं उसके बारे में। तो यह शिक्षालय के समस्त छात्रों के सर्वांगीण विकास को व्यक्त और प्रेरित करता है और यह विद्वान के समुदायों का सृजन करता है जो कि ज्ञान, खोज और अनुसंधान की सीमाओं को अग्रसित कर सके। इसके अंतर्गत हम समस्त छात्रों की रुचियों, उसकी आवश्यकताओं, उसकी योग्यताओं, उसकी क्षमताओं और अभिव्यक्तियों को जो है वो हम तृप्ति करते हैं। यह छात्रों में सहयोग, ईमानदारी, मित्रता, निष्कर्ष, निर्णय, इन सारी गुणों के विकास में जो है योगदान देता है। सद्भावना, परोपकार, इन सभी गुणों को जो है वो विकसित करता है और यह छात्रों में सामाजिक एवं प्राकृतिक विज्ञान, कलाओं एवं परस्पर घनिष्ठ संबंधों को बनाए रखने में भी आपकी हेल्प करता है। जैसे जब आप इस तरह के प्रजातांत्रिक मूल्यों का ध्यान रख के पाठ्यक्रम बनाते हैं तो उससे बच्चे के अंदर सद्भावना, परोपकार, सहानुभूति, इन सब की जो भावनाएँ हैं वो अब उसके अंदर डेवलप होती हैं। यह शिक्षालय के विषयों एवं क्रियाओं के बीच की दूरी को जो है वो कम कर देता है। यह एक ऐसे वातावरण का सृजन करता है जहां पर वे तर्क, निर्णय और निरीक्षण आदि की शक्तियों का जो है विकास कर सकेंगे बच्चे, और यह छात्रों की प्रजातांत्रिक देश का सफल नागरिक बनाने के लिए भी जो है वो तैयार करता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इन्फ्लुएंस करती हैं, प्रभावित करती हैं आपके पाठ्यक्रम को, उसको भी हम देखेंगे। जैसे शिक्षा व्यवस्था प्रणाली। ठीक है, शिक्षा के इतिहास से यह विदित होता है कि अतीत काल से ही शिक्षा व्यवस्था और पाठचर्या को प्रायः लचीला व परिवर्तनशील जो है वो कहा गया है। छोटे बालकों का पाठ्यक्रम अनुभव केंद्रित रहा है, माध्यमिक स्तर पर विषय केंद्रित वो हो जाता है। मतलब किस तरीके से शिक्षण व्यवस्था है, शिक्षण की प्रणाली क्या है, बाल केंद्रित है, विषय वस्तु है और जो है जो एक्टिविटी बेस्ड है, किस तरीके की शिक्षण प्रणाली है वो डिपेंड करती है कि आपका पाठ्यक्रम कितना प्रभावी होगा। अगर आप विषय वस्तु केंद्रित लेकर चल रहे हैं, विषयों पर ही फोकस कर रहे हैं, तो उससे बच्चे का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इन्फ्लुएंस करती हैं। परीक्षा की प्रणाली क्या है वो भी पाठ्यक्रम को प्रभावित करती है कि आप किस तरीके से पाठ्यक्रम के लिए जो आपकी पाठचर्या है या पाठ्यक्रम है उसके किस तरीके से जो है आप परीक्षा की प्रणाली आपकी क्या है, निबंधनात्मक है, ठीक है, या वस्तुनिष्ठ है या उससे अलग बिल्कुल है। मतलब मूल्यांकन का क्या तरीका है, परीक्षा किस तरीके से आप बच्चे की लेते हैं, ये भी डिपेंड करता है। किस तरीके से शासन की प्रणाली है, शिक्षक द्वारा राष्ट्र तथा समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और शासन प्रणाली बदलने से पाठ्यक्रम के प्रारूप को बदलना होता है। केंद्र तथा राज्य स्तर पर जो सत्ता बदलने से भी पाठ्यक्रम पर जो है वो प्रभाव पड़ता है। अलग अलग शिक्षण नीतियाँ जो समय समय पर आती रहती हैं वो भी आपके पाठ्यक्रम को इन्फ्लुएंस करती हैं। अध्ययन समिति, जो पाठ्यक्रम के प्रारूप का निर्माण जो अध्ययन समिति द्वारा किया जाता है, विभिन्न स्तरों पर अध्ययन समितियों के द्वारा पाठचर्या का जो निर्माण और उसका सुधार जो है वो किया जाता है और अध्ययन समिति के सदस्यों को सूझबूझ द्वारा ही पाठचर्या का प्रारूप जो है उसको विकसित जो है वो करते हैं और वो इन्फ्लुएंस करता है। जैसे आपकी पहले 1968 की आपकी पॉलिसी थी, ठीक है, 1986 की आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, उसके बाद आपकी 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति आती है। तो वो अलग अलग तरीके जो आपको बताए जाते हैं किस तरीके से आपको पढ़ाना है, वो अलग अलग तरीके से जो अधिनियम बनते हैं वो आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपको जो है कितना बच्चों को पढ़ाना चाहिए, कितना नहीं पढ़ाना चाहिए, क्या पाठ्यक्रम होना चाहिए, वो सब चीज़ें आपकी इन्फ्लुएंस करती हैं बच्चे की पाठचर्या को। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कुछ बेस्ड ऑन कैरिकुलम टाइप पढ़ेंगे, टाइप ऑफ कैरिकुलम पढ़ेंगे, किस तरीके से उसको क्लासीफाई किया गया है, सारी चीज़ों को हम पढ़ रहे होंगे यहाँ पे।
तो सबसे पहले बहुत सारे टाइप के आपके कैरिकुलम होते हैं। जो इम्पोर्टेंट टाइप है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आपका एक होता है केंद्रित के आधार पर, मतलब किस पर केंद्रित पाठ्यक्रम बनाया जाएगा उसके आधार पर आपका होता है शिक्षा के मतलब बाल केंद्रित और शिक्षक केंद्रित। ठीक है, तो ये आपका होता है और इसको हम एक एक करके देखेंगे। हम एक आपका होता है सहसंबंधित पाठ्यक्रम, एक आंतरिक पाठ्यक्रम, एक बाह्य पाठ्यक्रम, एक संकेतित जो पाठ्यक्रम होता है उसको हम पढ़ेंगे। आवश्यकता के अनुकूल पाठ्यक्रम आपका कोर कैरिकुलम और एक स्टैंडर्ड कैरिकुलम होता है, सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। और दस्तावेजी पाठ्यक्रम के तौर पर एक कोवर्ड होता है, ओवर्ड कैरिकुलम होता है। ठीक है, तो वो आपको सारे कैरिकुलम के बारे में जानना है, एक एक करके पढ़ेंगे सभी के बारे में और थोड़ा सा फास्ट लेकर इसको चलेंगे। ठीक है, नहीं तो क्लासेस आपकी बहुत लंबी हो जाएंगी। यूनिट आपका एक लंबा यूनिट है। और बाल केंद्रित पाठ्यक्रम क्या होता है? बाल केंद्रित का पाठ्यक्रम का मतलब होता है जिसमें बालक सेंटर में होता है, बालक की आवश्यकता, बालक की रुचि, बालक का स्तर सब कुछ ध्यान में रखकर जब कैरिकुलम बनाया जाता है तो वो आपका बाल केंद्रित होता है। अगर बात करते हैं कि बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग जिस तरीके का बच्चा है उसको ध्यान में रख करके जब आप कैरिकुलम बनाएंगे वो आपका बाल केंद्रित कैरिकुलम होगा। जैसे बीआई बच्चा है, मतलब विजुअल इम्पेयरमेंट वाला बच्चा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग कैरिकुलम को मॉडिफाई कर रहे हैं। और अगर आपका हियरिंग इम्पेयरमेंट है तो आप उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। जनरल चाइल्ड है तो जनरल चाइल्ड के अकॉर्डिंग आप कर रहे हैं। तो जब आप बच्चे को ध्यान में रखकर कैरिकुलम बनाते हैं तो वो आपका बाल केंद्रित होता है। और एक आपका होता है शिक्षक केंद्रित। शिक्षक केंद्रित का मतलब होता है कि जब आप मतलब शिक्षक जो है या इसको पुस्तक केंद्रित भी कहते हैं, मतलब कि जब शिक्षक अपने अकॉर्डिंग कैरिकुलम को पढ़ाए, जैसे बच्चे का लेवल क्या है वो ध्यान में ना रखा जाए। जैसे शिक्षक चाहता है कि कक्षा 3 में जो है वो एवरेज पढ़ाना जाना चाहिए, तो वो शिक्षक अपने अकॉर्डिंग एवरेज को कैरिकुलम में इंक्लूड करके जब पढ़ाएगा तो वो क्या कहलाएगा? आपका शिक्षक केंद्रित कैरिकुलम कहलाएगा। मतलब वैसा पाठ्यक्रम जिसमें विषय को आधार मान करके पाठ्यक्रम का नियोजन किया जाता है, अर्थात जिसमें बालकों की अपेक्षा विषयों को अधिक महत्व दिया जाता है। मतलब बालक की क्या रुचि है, क्या योग्यता है, उसको ध्यान में ना रखा जाए बहुत। जो पाठ्यक्रम जो विषय वस्तु आपका है उसको ध्यान में रख करके सिर्फ पढ़ाया जाए, वो आपका विषय वस्तु पाठ्यक्रम होगा। इस प्रकार के पाठ्यक्रम में पुस्तकों पर आधारित बल दिया जाता है, जिससे इसे पुस्तक केंद्रित पाठ्यक्रम भी कहते हैं। और यह पाठ्यक्रम बालकों में जो रटने की आदतें हैं उसका परीक्षण पर बल देता है। इसके द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की जो पूर्ति होती है वो की जाती है। इस प्रकार के पाठ्यक्रम में जो सिलेबस है, जो टेक्स्ट बुक है, जो टाइम टेबल है, जो मेथड है, जो इवैल्यूएशन है, तो वो सब शिक्षक अपनी सुविधा अनुसार करता है कि बच्चे को कब कितना क्या पढ़ाया जाएगा, वो शिक्षक पर डिपेंड करता है। संबंधित के आधार पर अगर हम बात करते हैं, तीसरा आपका आता है आंतरिक मतलब पाठ्यक्रम, आंतरिक संबंधित पाठ्यक्रम जिसे आप हॉरिजॉन्टल कैरिकुलम कहते हैं। तो ये आपका किस तरीके का पाठ्यक्रम होता है? इस प्रकार के पाठ्यक्रम में एक ही विषय के अलग अलग यूनिट के मध्य साथ संबंध होता है। मतलब जैसे आप अब ये एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं, जैसे आप पाठ्यक्रम ये पढ़ रहे हैं ना, कैरिकुलम का पहला यूनिट पढ़ रहे हैं, तो आप देखेंगे कि पूरे कैरिकुलम में पहले यूनिट की कुछ चीज़ें आपको दूसरे यूनिट में मिलेंगी, दूसरे यूनिट की कुछ चीज़ें तीसरे यूनिट में आपको मिलेंगी। तो इस प्रकार का कार्यक्रम को हम आंतरिक पाठ्यक्रम कहते हैं। अगला है आपका बाह्य पाठ्यक्रम। ये आपका मतलब एक्सटर्नल कोर रिलेशन कैरिकुलम कहते हैं इसको। इस पाठ्यक्रम में एक विषय को दूसरे विषय से संबंध करके पढ़ाया जाता है। जैसे आप मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ के कुछ टॉपिक आपको जो है वो साइंस में भी देखने को मिले। तो ये जो पाठ्यक्रम होता है ये वर्टिकल कैरिकुलम जो है वो होता है। और ये तभी संभव हो सकता है जब शिक्षक को अपने विषय के साथ साथ अन्य विषयों का भी ज्ञान है। जैसे जब इस तरह से आपको पढ़ाया जाए कि आपको किसी एक सब्जेक्ट के जो है एक सब्जेक्ट से जोड़ करके किसी दूसरे सब्जेक्ट को भी आपको पढ़ाया जा रहा है, तो ये आपका कहलाता है वर्टिकल पाठ्यक्रम। और ये तभी हो सकता है जब जो है, जैसे मैं तभी ऐसा कर सकती हूँ, जैसे मैं आपको लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन पढ़ा रही हूँ और मुझे उसमें लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन की कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपकी आइडियोलॉजी या स्पीच में भी आपको काम दे रही थी। जैसे आज जब स्पीच पढ़ रहे थे तो स्पीच में भी आपकी लैंग्वेज की, आइडियोलॉजी की कुछ चीज़ें उसमें मिक्स हो रही थी। तो यही आपका कैरिकुलम कहलाता है वर्टिकल कैरिकुलम। अगला होता है स्पाइरल कैरिकुलम। स्पाइरल कैरिकुलम क्या होता है? इसमें एक सब्जेक्ट को सेंटर में रख करके अन्य विषयों का अध्ययन जो है वो किया जाता है, उसे सकेंद्रित पाठ्यक्रम कहते हैं। जैसे कोई एक सब्जेक्ट जो हो वो सेंटर में हो, जैसे साइंस या मैथ हो गया या लैंग्वेज हो गई, लैंग्वेज आपकी सेंटर में हो और वो लैंग्वेज हर एक सब्जेक्ट में आपको देखने को मिले, तो वो आपका कहलाएगा सकेंद्रित पाठ्यक्रम। अगला है कोर पाठ्यक्रम। इसे हम अनिवार्य पाठ्यक्रम भी कहते हैं। मतलब एक ऐसा पाठ्यक्रम, उस पाठ्यक्रम से जिसमें सभी बच्चों के लिए समान होता है। ठीक है, जैसे आरसीआई ने एचआई बच्चों, जो जितने भी एचआई ट्रेड से डीएड करने वाले बच्चे हैं उनके लिए एक फिक्स कैरिकुलम दिया हुआ है जिसको सभी को पढ़ना है। जैसे आपका बात करते हैं, जैसे ले लीजिए आप लोग कोर कैरिकुलम में हम देख सकते हैं आपका कॉमन पेपर फिक्स है सभी के लिए, सभी को अनिवार्य है वो पढ़ना। तो वो कॉमन पेपर जो आपके हैं वो आपके कोर कैरिकुलम का पार्ट हो जाएंगे। ठीक है,
अगला है विशेष मतलब पाठ्यक्रम, ये इसे आप एक्सटेंडेड पाठ्यक्रम भी कहते हैं। इसका तात्पर्य किसी विशेष क्षेत्र में दक्षता हासिल करने से। जब हम किसी बच्चे को पढ़ाते हैं, जैसे आप लोग एचआई, देखिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दे रही हूँ, जैसे आप लोग एचआई से डीएड कर रहे हैं ना, तो आपका जो कॉमन पेपर है वो आपका कोर कैरिकुलम है। कोर कैरिकुलम का मतलब सभी को कंपलसरी है वो चीज़ें पढ़ना, कोई नहीं छोड़ सकता। लेकिन कुछ ऐसी उसके अलावा जो आपके 4 पेपर हैं, जैसे आपके सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में आपके 4 पेपर और है ना, वो जो 4 पेपर हैं वो आपके विशेष पाठ्यक्रम का हिस्सा है कि आप एचआई से डीएड करेंगे ना तभी आप उसको पढ़ेंगे, अन्यथा आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे कोर पाठ्यक्रम और एक्सटेंडेड पाठ्यक्रम क्या होता है। और स्किल बेस्ड कुछ पाठ्यक्रम होते हैं, कौशल आधारित पाठ्यक्रम होते हैं, उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये आपका है। तो स्किल बेस्ड का मतलब कौशल आधारित जो पाठ्यक्रम होता है उसका मतलब होता है जो एक्टिविटियों पर बेस्ड कैरिकुलम हो, जिसमें कौशल से संबंधित जो पाठ्यक्रम के निर्धारण किया जाता है, जिसमें पाठ्यक्रम का जो निर्धारण है वो बच्चों में विभिन्न प्रकार के आपके जो कौशल और कलात्मक विकास से है, जिसमें बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा के साथ साथ पाठ्यक्रम में उससे संबंधित जो विषय वस्तु है उसका निर्धारण किया जाए। मतलब बच्चों को ऐसी चीज़ें पढ़ाई जाए जो उनके व्यावसायिक क्षेत्र में उनको हेल्प करे, जो कैरिकुलम स्किल बेस्ड हो, बच्चे के कौशल को उजागर कर सके, ऐसे पाठ्यक्रम जो आप पढ़ाते हैं। ठीक है, एक आपका यहाँ पे और दिया गया है, मैं आपको वो समझा देती हूँ, इसमें मेंशन नहीं है और मुझे लगा मेंशन होगा बट मेंशन नहीं है। वो दस्तावेजी पाठ्यक्रम आपका होता है। एक कोवर्ड होता है, एक ओवर्ड कैरिकुलम होता है। कोवर्ड का मतलब होता है आपका छिपा हुआ कैरिकुलम, मतलब एक ऐसा कैरिकुलम जो होता है जैसे जो आपके कैरिकुलम जो छिपा हुआ कैरिकुलम हो। छिपा हुआ का मतलब है जैसे नाटक प्रतियोगिता हो गई या गायन प्रतियोगिता हो गई, ये सब आपके सिलेबस में दिया नहीं गया है बट आपको वो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। जैसे नैतिक मूल्य हो गए, वो सभी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती है, तो आपके कोवर्ड कैरिकुलम है। ओवर्ड कैरिकुलम का मतलब होता है खुला हुआ कैरिकुलम, जैसे आपका जो सिलेबस है वो ओवर्ड है और जो ऐसी चीज़ें हैं जो कुछ चीज़ें ढकी हुई हैं, मतलब जैसे नैतिक मूल्य होगा, ये सब चीज़ें सिलेबस में दी नहीं गई हैं बट बच्चों को पढ़ाई जाती हैं, तो वो आपके कोवर्ड हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है। और इसमें आगे बात करते हैं तो स्टेज ऑफ कैरिकुलम प्लानिंग है, किस तरीके से आप कैरिकुलम का प्लान करेंगे, बनाएंगे, पाठ्य योजना के चरण भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो आपको हेडिंग याद रखना है, बाकी आप मेंशन अपने अकॉर्डिंग इसको करिएगा, समझ लीजिएगा यहाँ पे। तो पाठ्यक्रम निर्माण एक अनिवार्य एवं जटिल प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चों के संपूर्ण विकास को जो है वो अग्रसित किया जाता है। इसमें एवं बच्चों के भावी जीवन से जो है उसको संबंधित होता है। इसका निर्धारण केंद्र एवं राज्य स्तर एनसीईआरटी स्तर पर अलग अलग प्रकार से जो है वो किया जाता है, जिसके माध्यम से शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त जो है वो किया जाता है। इस प्रकार का पाठ्यक्रम नियोजन के कुछ चरण हैं। और जैसे सबसे पहले हम उद्देश्य निर्धारित करते हैं कि किस उद्देश्य को लेकर के हम बना रहे हैं। जैसे हम डीएड के बच्चों के लिए बना रहे हैं तो सबसे पहले हम यही ध्यान रखेंगे कि हमारा उद्देश्य है डीएड के बच्चों को पढ़ाना। तो डीएड के बच्चों के लिए क्या टीचर बनना चाहते हैं, तो एक टीचर के लिए क्या ज़रूरी क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसको एक उद्देश्य को निर्धारित करके जब आप पाठ्यक्रम बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपका होता है। और इसमें हम जो आपके शॉर्ट टर्म गोल होते हैं, जो लॉन्ग टर्म गोल होते हैं, सभी को ध्यान में रख के बनाते हैं। सीखने संबंधी अनुभवों का चयन पाठ्यक्रम के माध्यम से बालक के शारीरिक, मानसिक और भावात्मक विकास जो है वो किया जाता है एवं विभिन्न प्रकार के अनुभव जो है उनको प्रदान किए जाते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम है उसका आयोजन करते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम तैयार करेंगे। उसके बाद है विषय वस्तु का निर्धारण। हम उसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि क्या पढ़ाना है, मतलब क्या रहेगा, कैरिकुलम क्या रहेगा, क्या पढ़ेंगे वो, जिसके माध्यम से पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाए। मतलब क्या पढ़ाएं उनको कि वो जो उद्देश्य है उनका टीचर बनने का वो प्राप्त हो सके, तो वो आपका विषय वस्तु का निर्धारण होता है। पाठ्यक्रम में उन सभी विषयों को सम्मिलित किया जाता है जिनके द्वारा बच्चे का संपूर्ण विकास जो है वो किया जा सके, जैसे सामाजिकरण की भावना का विकास, नैतिकता या नैतिक आचरण, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक एवं भावात्मक क्रियाओं से संबंधित ये होना चाहिए। पाठ्यक्रम में उन सभी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जो बच्चों के शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति जो है वो करता है। पाठ्यक्रम में अन्य विषय जैसे विज्ञान, गणित, हिंदी इत्यादि विषयों को जो है वो सम्मिलित किया जाता है, जिसके द्वारा छात्रों में विकासात्मक जो गुण हैं वो प्रदान किया जा सके। इसके अंतर्गत हम पाठ्यक्रम में कुछ सह पाठ्यक्रम का मतलब होता है सिलेबस के साथ जो हम पढ़ाते हैं, जैसे जो नाटक, खेल, ये सारी चीज़ें कराते हैं वो आपकी सह पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है। तो जैसे नृत्य हो गया, संगीत हो गया, चित्रात्मक, शिल्पकला हो गया, इत्यादि विषयों को जो सम्मिलित किया जाता है। एक होता है पाठ्यक्रम, एक होता है सह पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम का मतलब जो आपका सिलेबस आपका दिया गया है वो आपका पाठ्यक्रम होता है। सह पाठ्यक्रम का मतलब है सिलेबस के साथ जो हम कराते हैं, जैसे नृत्य, गायन, ये सारी चीज़ें। तो पाठ्यक्रम निर्मित होता है जिसके द्वारा बच्चों में शैक्षिक, सामाजिक एवं सामुदायिक विकास होता है। उसके बाद हम विषय वस्तु सामग्री का संगठन करते हैं, अलग अलग तरह की सामग्रियों को इकट्ठा करके उसको जोड़ करके हम बनाते हैं।
जिससे शिक्षण प्रक्रिया सुगम और सरल हो सके, इस तरीके से बनाया जाता है। और पाठ्यवर्ष संबंधी जो सामग्री है वो शिक्षक को सरल बनाती है, शिक्षक को सहायता जो है वो प्रदान करती है। शिक्षण सामग्री विषय वस्तु से संबंधित जो प्रबंधन है वो किया जाना चाहिए, जिसमें शिक्षण संसाधन, शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण तकनीकी, शिक्षण विधियों का जो है वो प्रयोग किया जाता है। तो ये आपकी चीज़ें हैं। उसके बाद अधिगम की प्रक्रिया का हम चुनाव करते हैं। पाठ्यक्रम नियोजन में पाठ्य सामग्री के संगठन के उपरांत उसकी अधिगम प्रक्रिया का जो है निर्धारण किया जाता है। इसमें शिक्षक द्वारा विभिन्न प्रकार की जो शिक्षण विधियां हैं उसका प्रयोग करते हैं और पाठ्यवस्तु की जो निर्धारित पाठ्य योजना है उसका ज्ञान बच्चों में विभिन्न प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करते समय जो है दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका मूल्यांकन। ठीक है, ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि जैसे आपने जो भी पाठ्यक्रम बनाया है आपको उसका इवेल्युएशन भी करना है कि वो बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग है या फिर नहीं है। तो पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया का अंतिम चरण जो आता है वो इवेल्युएशन होता है। जैसे आप जानते हैं इवेल्युएशन लास्ट में किया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है उचित गुणवत्ता नियंत्रण। पाठ्यचर्या में मूल्यांकन का निर्धारण बच्चे की समझ, ज्ञान का अवलोकन करने की प्रक्रिया है, जिसमें शिक्षक द्वारा विषय वस्तु के अंतर्गत प्रदान किए गए ज्ञान का अवलोकन किया जाता है कि जो हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं वो बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग है या फिर नहीं है, जिससे बच्चों के बौद्धिक स्तर का पता लगाया जा सके। पता लगा आप जो कुछ चीज़ें पढ़ा रहे हैं वो बच्चे का लेवल के जो है पार जा रहा है, आपने जो निर्धारित किया है, जो आपने फिक्स कर दिया कि हाँ यही चीज़ें कक्षा 3 में पढ़नी चाहिए, वो बच्चे उसको पढ़ करके हर बार बच्चे पास ही नहीं कर पा रहे हैं कक्षा 3। तो ऐसा इवेल्युएशन करके पाठ्यक्रम में जो संशोधन है वो किया जाता है। उसके बाद करिकुलम स्ट्रेटेजी आपका है, पाठ्यक्रम रणनीतियाँ क्या होती हैं। ठीक है, तो पाठ्यक्रम एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें बालक के संपूर्ण विकास को ध्यान में रख करके नियोजित किया जाता है, जिसमें हम बच्चे के संपूर्ण विकास को ध्यान में रखते हैं और पाठ्यक्रम का निर्धारण बच्चे की योग्यता, उसकी रुचि, उसकी आवश्यकता एवं क्षमता के अनुसार निर्धारित किया जाता है। और किसी भी पाठ्यक्रम को सुचारू रूप से प्रयोग में लाने के पूर्व उसकी रणनीतियाँ जो हैं वो तैयार की जाती हैं कि पाठ्यक्रम आप बना तो रहे हैं पर पाठ्यक्रम आप बनाएंगे कैसे, उसकी क्या रणनीतियाँ होंगी, वो आपका होता है। किसी भी पाठ्यक्रम को सुचारू रूप से जो है वो चलाया जा सके। पाठ्यक्रम निर्धारण में सर्वप्रथम बालक की ज़रूरतों को ध्यान में रखा जाता है। जैसे आप जब पाठ्यक्रम की रणनीतियाँ तैयार करते हैं तो सबसे पहले आप बच्चे की ज़रूरतों को ध्यान में रखेंगे, उनकी ज़रूरतों के निदान के लिए उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। आप उद्देश्य ध्यान में रखेंगे, बालक को ध्यान में रखेंगे, उसकी समस्या का समाधान किया जा सके, इस तरह से आप पाठ्यक्रम रणनीतियाँ बनाएंगे। पाठ्यक्रम रणनीतियों में पाठचर्या के साथ साथ सह पाठ्यक्रम क्रियाओं को भी ध्यान में रखा जाता है। सिर्फ सिलेबस का ही नहीं, सिलेबस के बाहर की जो गतिविधियां हैं उसको भी आपको ध्यान में रखना है जब आप पाठ्यक्रम रणनीतियां तैयार कर रहे हों, जिसके माध्यम से बच्चों में रुचि उत्पन्न किया जा सके एवं विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में सम्मिलित होने के लिए उसको प्रेरित किया जा सके। तो ये पाठ्यक्रम रणनीतियाँ में हम 2 पहलुओं को ध्यान में रखते हैं, एक व्यक्तिगत शिक्षण, एक सामूहिक शिक्षण। और ये व्यक्तिगत शिक्षण क्या होता है कि बच्चे को अलग अलग तरीके से जब आप पढ़ा रहे हैं, व्यक्तिगत शिक्षण से अभिप्राय है कि व्यक्तिगत रूप से किसी एक बालक के विकास को ध्यान में रखकर किए गए शिक्षण से है। जब आप इंडिविजुअल तौर पर किसी एक बच्चे को ध्यान में रख करके ही पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं या पाठ्यक्रम को तैयार करते हैं, और वही आपका व्यक्तिगत कहलाता है। व्यक्तिगत शिक्षण के अंतर्गत बालक की आवश्यकता, उसकी रुचि को विशेष रूप में ध्यान रखा जाता है। जैसे आप कोई अचाई वाला बच्चा है तो उसको ही ध्यान में रख करके जब आप बना रहे हैं, किसी एक प्रकार के ही या किसी एक बच्चे को ध्यान में रख करके जो पाठ्यक्रम रणनीति बनाई जाती है वो कहलाती है व्यक्तिगत आपकी पाठ्यक्रम रणनीतियाँ। उनकी आवश्यकता के अनुसार उनको शिक्षण प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत रूप से किसी एक बालक के विकास पर जो है वो जोर दिया जाता है एवं उनकी इच्छा अनुसार जो है वो शिक्षक द्वारा विभिन्न प्रकार की जो शिक्षण विधियाँ हैं उनका प्रयोग किया जाता है। किसी एक बच्चे को ही ध्यान में रख करके उसके अकॉर्डिंग जब आप शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं वही आपका कहलाता है व्यक्तिगत शिक्षण रणनीतियाँ। व्यक्तिगत शिक्षण बालक की आवश्यकता के अध्ययन सामग्री की पूर्ति की जाती है, जिससे उनकी आवश्यकताओं को जो है पूरा किया जा सके, बच्चे की जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा किया जा सके। व्यक्तिगत रूप से पाठ्यक्रम का जो आयोजन करना संभव नहीं है, इसीलिए व्यक्तिगत शिक्षण के अंतर्गत पाठ्यक्रम को बालक के जो है अनुकूल बनाया जाता है एवं शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया, जो शिक्षण तकनीकियाँ हैं, जो शिक्षण विधियाँ हैं, शिक्षण सहायक सामग्रियाँ हैं, उसका प्रयोग हम बालक को ध्यान में रख के करते हैं। अगला आपका सामूहिक शिक्षण रणनीतियाँ। तो सामूहिक में क्या होता है, किसी एक बालक को ध्यान में रख करके नहीं, जब हम सभी बालकों को एक एवरेज में लेकर के हम बालकों के रणनीतियाँ तैयार करते हैं कि किस तरीके से आप पाठ्यक्रम को बच्चों को पढ़ाएंगे, किस मेथड का इस्तेमाल आप बच्चों के पाठ्यक्रम के लिए करेंगे, कौन सी विधियां आप अपना रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो इसको जब आप एक समूह के एवरेज बच्चों को ध्यान में रख करके बच्चों का एक औसत लेकर के आप बच्चों की रणनीतियां तैयार करते हैं, वो सामूहिक शिक्षण रणनीतियां कहलाती हैं। सामूहिक शिक्षण के अंतर्गत बालक के शिक्षण स्तर के अनुसार पाठ्यक्रम का जो निर्धारण है वो किया जाता है, जो हम सामूहिक रूप से सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा जो है वो प्रदान की जाती है।
पाठ के अनुकूल शिक्षण अधिगम सामग्री का जो प्रयोग है वो शिक्षक द्वारा किया जाता है। इसमें बच्चे की बुद्धि, उसकी समझ, उसके तर्क के अनुसार शिक्षण कराया जाता है, बट किसी एक बच्चे को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। लगभग एवरेज बच्चों को सभी को ध्यान में रख कर किया जाएगा। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं लेक्चर मेथड का इस्तेमाल कर रही हूँ और एक सामूहिक शिक्षण रणनीतियों का इस्तेमाल आपके साथ कर रही हूँ। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। अब बात करेंगे शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया में एक पाठ्यक्रम रणनीतियाँ क्या होती हैं। ठीक है, तो शिक्षण एक सृजनात्मक एवं रोचक गतिविधि है। यह एक कला है। शिक्षण के माध्यम से बालकों में अनेक प्रकार की अधिगम क्रिया जो है विकसित होती है। बहुत सारे लोग पढ़ाते होंगे, बट हो सकता है कि आपको किसी एक दो का ही समझ में आता होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप लोग भी बहुत सारे यूट्यूबर्स के वीडियो देखते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे ही यूट्यूबर्स होंगे जिनकी बातें आपको आपके माइंड में जाती होंगी। ठीक है, जिससे उनके ज्ञान में जो है वृद्धि होती है। शिक्षण एवं अधिगम के शिक्षण द्वारा पाठ्यक्रम रणनीतियाँ तैयार की जाती है एवं शिक्षक द्वारा पूर्व निर्धारित रणनीतियों के अनुसार शिक्षण जो है वो प्रदान की जाती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो है वो एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें छात्रों के सुधार एवं विकास और विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षक द्वारा योजनाबद्ध तरीके से शिक्षण जो है वो प्रदान किया जाता है। एक योजना के जरिए एक योजना बना करके बच्चों को पढ़ाने की जो प्रक्रिया है वो दी जाती है। जैसे आप लोग लेसन प्लान बनाते होंगे तो आप एक रणनीति तैयार करते हैं कि किस तरीके से आप पढ़ाएंगे। जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस की पॉइंट्स वाइज दिया गया है, किस तरीके से आप बच्चों को पढ़ाएंगे, उसके लिए जो रणनीतियाँ तैयार करते हैं वही पाठ्यक्रम रणनीतियाँ होती हैं। और यह प्रक्रिया विशेष बच्चों के लिए प्रयोग किया जाता है एवं इसके साथ शिक्षण अंतराल में भी इनकी आवश्यकताओं को विशेष रूप में जो ध्यान दिया जाता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया शिक्षण अधिगम यह दर्शाती है कि एक चरण के बाद दूसरे चरण की गतिविधि किस प्रकार पूर्ण होगी। आप चरणबद्ध चरण कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे, कैसे बच्चों को इंगेज करेंगे अपनी टीचिंग में, उसके लिए आप जो भी तरीके अपनाते हैं वही आपकी कहलाती हैं शिक्षण रणनीतियाँ। एक चक्रीय एवं क्रमबद्ध प्रक्रिया जिसके अंतर्गत एक नई अधिगम जो प्रक्रिया के साथ होता है। ठीक है, तो ये आपके कुछ चरण दिए गए हैं। मतलब पूर्व ज्ञान का आपको अध्ययन होना चाहिए, पूर्व ज्ञान का मूल्यांकन करें, क्या बच्चों को क्या ज्ञान प्राप्त है, नए ज्ञान का संगठन करेंगे। ठीक है, नए ज्ञान का संगठन का मतलब है जैसे बच्चे के पूर्व ज्ञान को जानेंगे, फिर उसके बाद जो है उसके बच्चे के पूर्व ज्ञान में कुछ नया ऐड करेंगे, उसको बच्चे को हम मानसिक रूप से तैयार करेंगे, फिर परिचय देंगे, फिर अपने ज्ञान को बच्चों के साथ बांटेंगे। फिर ठीक है, तो फिर ज्ञान को हम तय करेंगे, मतलब उनका इवैल्यूएशन करके उनको मूल्यांकन करेंगे, फिर से हम उनको याद करवाएंगे वो चीज़ें, नए ज्ञान का मूल्यांकन करेंगे और फिर से प्राप्त करेंगे कि मैंने एक बार जो पढ़ाया था उसका इवैल्यूएशन किया, बच्चों ने कितना जाना, उसको हम तैयार करेंगे, फिर हम दोबारा पढ़ाएंगे, फिर दोबारा से हम उनका इवैल्यूएशन करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद नए ज्ञान के उपयोग का मूल्यांकन बच्चों का करेंगे। आपको ये 4 चीज़ें पता होनी चाहिए, बाकी आपको इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पाठ्यक्रम रणनीतियों से बहुत क्वेश्चन नहीं बनता है। आपको 4R के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपका है कि संदर्भ, मजबूत करना, याद करना, पुनर्निर्माण करना, ये आपको जो है पता होना चाहिए। यही आपका एक इम्पॉर्टेंट इसमें पॉइंट है। बाकी आपको पाठ्यक्रम रणनीतियों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, तो ये आप पढ़िएगा। तो यहाँ पे दिया गया है आपका 4R, जिसमें आपका रिफ्लेक्सिंग है और रिमाइंडिंग है, आपका रिइंफोर्सिंग है और रिबिल्डिंग है। ठीक है, तो ये 4R आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, वो आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी जो है आप पढ़िएगा अपने अकॉर्डिंग इसको अच्छे से। तो ये है आपका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की क्या विशेषताएँ हैं वो आप जान लीजिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो है एक चक्रीय एवं क्रमबद्ध प्रक्रिया है जिसका अंत एक नए ज्ञान के साथ होता है। और एक क्रमिक प्रक्रिया में चरण दर चरण अगली चरण की आवश्यकता है। पहला चरण दूसरे चरण की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और प्रत्येक स्टेप में मूल्यांकन आवश्यक होता है। मतलब हर एक स्टेप में मूल्यांकन किया जाता है यह जानने के लिए कि पढ़ाया गया ज्ञान बच्चों ने कितना प्राप्त किया है। और नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हुए पीछे के स्टेप को जो है वो दोहराया जाता है। जैसे आप अगला पढ़ा रहे हैं, जैसे कोई नए चरण पर जा रहे हैं तो पिछले चरण को इसमें दोहराया जाता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पूर्ण करने में शिक्षक अत्यंत लचीलेपन युक्त क्रियाओं का प्रयोग करता है। जैसे ऐसा नहीं है कि आपने एक बार पढ़ा दिया तो बच्चों को एक बार में समझ में आ जाएगा। अगर आपने मूल्यांकन किया नहीं समझ में आया तो आप ले डंडा उसको पीटने लगे, ऐसा नहीं है। एक लचीलापन दिखाता है शिक्षक, एक नर्म जोशी के साथ, और अपने पाठ्यक्रम को अपने जो भी चीज़ें वो पढ़ा रहा है उसको बार बार रिवीजन के साथ जो है उसको पढ़ाता है।
उसके बाद पढ़ेंगे कि क्या ज़रूरत है श्रवण बाधित बच्चों के लिए पाठ्यक्रम की ज़रूरत, ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो एक श्रवण दिव्यांगता, एक अदृश्य दिव्यांगता है। मैंने आपको बताया था हर एक डिसेबिलिटी को हम बाहरी रूप से देख करके जान पाते हैं, लेकिन जो श्रवण दिव्यांगता होती है तो जब तक बच्चा कोई रिएक्शन नहीं करेगा, जब तक बच्चा कोई मतलब कोई भी एक्टिविटी नहीं करेगा, हम बता नहीं पाएंगे। जैसे आपके सामने भी दो लोग बैठे हैं, दोनों लोग बात नहीं कर रहे हैं, चुपचाप बैठे हैं, आप देख कर नहीं बता पाएंगे हियरिंग इम्पेयरमेंट है। जब तक वो आपकी, जब आप बोलेंगे नहीं समझ पाएंगे, एक्टिविटी करेंगे इस तरह की, आप समझ पाएंगे, जिसे हम देखकर नहीं संभव पता लगा पाते हैं। श्रवण बाधित बच्चों में भाषा एवं वाणी जो है विकार पाया जाता है। इससे शारीरिक एवं मानसिक विकास किसी प्रकार की कठिनाइयाँ होती हैं, जबकि इन्हें बोलने एवं सुनने संबंधित कठिनाइयों का जो सामना है वो करना पड़ता है। ये बस एक थ्योरी है, आपको पढ़ना है, आप समझना है, उसके बाद अपने मन से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसको रटने का प्रयास नहीं करिएगा, अपनी समझ को, जो आपको समझ में आ रहा है वो लिख दीजिएगा। ठीक है, श्रवण दिव्यांगता को एक अवस्था के बाद ठीक या कम जो है वो किया जा सकता है। उपचार करवाएंगे तो सब कुछ संभव है। ठीक है, इसके लिए आवश्यक है कि श्रवण बाधित बच्चों को जो श्रवण यंत्र है वो प्रदान किया जाए, जिसकी सहायता से उसके सुनने संबंधी विकार को जो है वो कम किया जाए। बच्चा थोड़ा जो है उसको इलाज करवाइए, उसको श्रवण यंत्र दिलवाइए, स्पीच थेरेपिस्ट दिलवाइए। ठीक है, जिससे वो थोड़ा बहुत चीज़ों को सुन पाएगा। साथ ही साथ इसके विभिन्न प्रकार के जो प्रशिक्षण के माध्यम से उसका भाषा और वाणी का विकास किया जाना चाहिए, जिससे इन्हें समाज में अन्य समान व्यक्तियों के साथ जो है वो हम जोड़ सके। बच्चा सुनेगा तो बोलने का प्रयास करेगा। बहुत सारे मेथड का इस्तेमाल करेंगे, जिससे बच्चे के अंदर मौखिक भाषा का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें एबीटी भी आता है, ऑडिटिव वर्बल थेरेपी भी आपका आता है। तो उससे बच्चे में बोलने की विकास होगा, बच्चा समाज के साथ जुड़ेगा और अपना एक समाज में एक जो आपका सम्मान है या पहचान है वो बना पाएगा। और श्रवण बाधित बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो तो पाठ्यक्रम जरूरी होता है। देखिए, हर एक बच्चे के लिए पाठ्यक्रम जरूरी है, हमारे और आपके लिए भी पाठ्यक्रम जरूरी है। जैसे हम किसी टीचिंग एग्जाम की, गवर्नमेंट टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारे लिए भी एक सिलेबस होना चाहिए ना। सिलेबस सभी के लिए ज़रूरी है, तो वो हीयरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के लिए भी ज़रूरी होता है, जिसमें श्रवण बाधित बच्चों की संपूर्ण आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है। बच्चे के नीड को ध्यान में रख करके पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाए। ऐसा पाठ्यक्रम बच्चे के लिए ज़रूरी होता है जिससे उसका विकास हो सके, हमारा और आपका डेवलपमेंट हो सके। इसीलिए तो पाठ्यक्रम है। तो हियरिंग इम्पेयरमेंट है तो क्या हुआ, एक बच्चा ही तो है, उसके लिए भी पाठ्यक्रम जरूरी होता है। पाठ्यक्रम एक ऐसी योजना होती है जिसमें बालकों के संपूर्ण विकास को ध्यान में रख करके बनाया जाता है। ठीक है, और इसमें बच्चों में भाषा और वाणी संबंधित जो विकार होते हैं उसको ध्यान में रख करके एक पाठ्यक्रम जो है बच्चों के लिए तैयार करना चाहिए, जिसकी पूर्ति हेतु जो पाठ्यक्रम है उसका निर्धारण किया जाता है। पाठ्यक्रम में उनकी आवश्यकताओं से संबंधित विषयों को सम्मिलित किया जाता है, जिससे उनकी आवश्यकताओं की जो है वो पूर्ति किया जा सके। इन्हें सामान्य के साथ जोड़ करके इनकी समाज में एक पहचान प्राप्त करने के लिए ज़रूरी होता है कि पाठ्यक्रम हो उनके पास, ताकि वो भी पढ़ें लिखें आगे बढ़ें। उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए भी पाठ्यक्रम जरूरी होता है। संपूर्ण ज्ञान के माध्यम से बच्चे को सामान्य जो अधिकार हैं उसको प्रदान करने के लिए भी उनके लिए पाठ्यक्रम जरूरी है कि वो पढ़ेंगे लिखेंगे तो जो है वो भी आगे बढ़ेंगे। और पाठ्यक्रम बहुत ज़रूरी होता है उन सभी बच्चों के लिए जो भी मतलब बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए, हर एक प्रकार के डेवलपमेंट के लिए, भावनात्मक, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, हर प्रकार के विकास के लिए पाठ्यक्रम की ज़रूरत होती है, जिसमें हम बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम को जो है वो डिज़ाइन करते हैं। तो ये आपका पूरा यूनिट 1 है और यूनिट 2 हम पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी आपको लेटेस्ट जो भी आपकी वीडियो अपलोड की जाए उसकी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। आप लोग वीडियो देखते तो हैं बट लाइक करके नहीं जाते हैं। ठीक है, तो एक बार लाइक आप लोग ज़रूर करके जाइएगा वीडियो को, और पसंद आए तो दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी पढ़ सके। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।